वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आप सभी का प्लेसेंटा नर्सिंग इंस्टीट्यूट के इस पीएन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं स्वागत करता हूं। और इसी के साथ में मैंने लास्ट पीडिया क्लास, दिस द पीडिया वीक के अंदर यदि हम बात करें तो आप ध्यान से देखिए, हमने पीडिया क्लास 3 के बारे में कल आपसे पढ़ा था। पीडिया क्लास 3 में मैंने आपको मेनली किसके बारे में बताया था बेटा? कब डबल वॉल्यूम एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन इज द मैनेजमेंट ऑफ चॉइस होता है, कब आपके सामने फोटोथेरेपी इज द मैनेजमेंट ऑफ चॉइस होती है, हाइपरबिलिरुबिनिया क्यों होता है बच्चों में, फिजिकल जॉइंटिस कब होता है बच्चों में, पैथोलॉजिकल जॉइंटिस कब होता है। फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल जॉइंटिस अलग अलग चीज होती है। कौन सा 24 घंटे के अंदर आता है तो पैथोलॉजिकल कहलाता है, 24 घंटे के बाद आता है तो फिजियोलॉजिकल कहलाता है। मैंने सारी बात आपके साथ में लास्ट टर्म पर की है। लास्ट टर्म पर इसके अलावा मैंने ब्रेस्ट मिल्क के बारे में आपसे बहुत सारी बातें की है कि किस तरह से ब्रेस्ट मिल्क जरूरी होता है। यस, चलिए टुडेज लेक्चर ऑन द पीडिया क्लास 4, ध्यान से समझना, बहुत सारी चीज आपको अच्छे से सीखने को मिलती है पीडिया क्लास 4 के अंदर। सबसे पहले बात करता हूं मैं, ड्रग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द नियोनेटल जॉइंटिस। 4 बार स्टेट एग्जाम में आ चुका है और 2 बार सेंट्रल लेवल के एग्जाम में आ चुका है कि ऐसी कौन सी ड्रग है जो नियोनेटल मेडिकल ड्रग पूछ रहा है, नोट फोटोथेरेपी, नोट डबल वॉल्यूम एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कौन सी ड्रग है जो ट्रीटमेंट में काम आती है नियोनेटल जॉइंटिस। बच्चे के अंदर जॉइंटिस के अंदर बच्चे को यदि शुरू के 3 वीक के अंदर हाइपरबिलिरुबिनिया होता है तो हम उसे नियोनेटल जॉइंटिस में काउंट करते हैं। आप सभी जानते हो नियोनेट का मतलब होता है 0 से लेकर 28 दिन का बच्चा, 0 से लेकर 28 दिन का बच्चा। इसमें भी 2 तरह के पीरियड होते हैं, अर्ली नियोनेटल और लेट नियोनेटल। अर्ली नियोनेटल और लेट नियोनेटल। 0 से 7 दिन का जो टाइम होता है वो कहलाता है अर्ली नियोनेटल, और 8वें दिन से 21वें डेज का जो टाइम, 28 डेज का जो लास्ट के 21 डेज होते हैं वो किस में आते हैं बेटा? लेट नियोनेट में आते हैं। किस में आते हैं? लेट नियोनेट में आता है। तो कई बार एग्जाम में आया है कि नियोनेटल जॉइंटिस का मेडिकल ट्रीटमेंट में कौन सी ड्रग आती है? आंसर में फिनोबार्बिटोन। सर फिनोबार्बिटोन आपने नाम सुना भी होगा। फिनोबार्बिटोन जो ये ड्रग होती है ये साथ में किस में काम करती है बेटा? नियोनेटल जॉइंटिस में काम करती है। नेक्स्ट आपके सामने आइज एंड जेनेटेलिया। जब भी फोटोथेरेपी करते हैं तो फोटोथेरेपी में बच्चे की आइज और जेनेटेलिया को ढका जाता है, क्योंकि फोटोथेरेपी की जो लाइट है वो आइज को और जेनेटेलिया को डैमेज कर सकती है। इस वजह से आइज एंड जेनेटेलिया आर नीड टू बी कवर्ड ड्यूरिंग द फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी के दौरान आइज और जेनेटेलिया को कवर किया जाता है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कल भी बता चुका हूं। क्लेफ्ट पैलेट और क्लेफ्ट किसके बारे में बता रहा हूं? कल भी मैंने बताया था और आज वापस बता रहा हूं कि क्लेफ्ट पैलेट, सुनना बेटा क्वेश्चन, क्लेफ्ट पैलेट और क्लेफ्ट लिप, 2 चीज मैंने कल भी बताई थी। कल वाले लेक्चर देखना मेरा, क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट दोनों क्वेश्चन कल भी बताए थे मैंने, और आज भी है क्योंकि सबसे ज्यादा मात्रा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट के बारे में। क्लेफ्ट लिप की जो सर्जरी होती है इसका नाम होता है काइलोप्लास्टी। क्या नाम है बेटा? काइलोप्लास्टी। और क्लेफ्ट पैलेट की जो सर्जरी है उसका नाम है बेटा पैलेटोप्लास्टी। क्या नाम है? पैलेटोप्लास्टी। सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये पूछे गए हैं कि काइलोप्लास्टी और पैलेटोप्लास्टी का बेस्ट टाइम कौन सा होता है यदि किसी बच्चे को बर्थ डिफेक्ट है, अर्थात लिप, अर्थात क्लेफ्ट लिप है या क्लेफ्ट पैलेट है। पैलेट 2 तरह के होते हैं, आगे वाला हार्ड पैलेट, मेरे मुंह में जो मेरे टीथ है उसके जस्ट ऊपर जो पैलेट है उसको बोलते हैं हार्ड पैलेट, और पीछे की तरफ ये हार्ड पैलेट पीछे की तरफ जाकर ऊला के रूप में सॉफ्ट पैलेट बन जाता है। कैसा बन जाता है? हार्ड पैलेट का पार्ट खत्म होते ही पीछे सॉफ्ट पैलेट बन जाता है, और सॉफ्ट पैलेट नीचे जाके एक स्वेलिंग के रूप में भी लटका रहता है जिसे बोलते हैं ऊला। क्या बोलते हैं बेटा? ऊला। क्वेश्चन, क्लेफ्ट पैलेट इज यूजुअली रिपेयर्ड अराउंड 12 मंथ ऑफ द एज, अर्थात पैलेट की सर्जरी लेट होती है 12 मंथ ऑफ एज, जब बच्चा 1 साल का हो जाए। और क्लेफ्ट लिप इज यूजुअली रिपेयर्ड एट द 4 to 6 मंथ ऑफ द एज। बेस्ट टाइम होता है 6 मंथ ऑफ एज पर क्या करते हैं बेटा? क्लेफ्ट लिप की क्या करते हैं? हम सर्जरी करते हैं। डबल बबल साइन, डबल बबल साइन बच्चे के अंदर पीडियाट्रिक में डबल बबल साइन इन द चेस्ट एक्सरे कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। किसमें देखने को मिलता है बेटा? ड्यूडेनल अट्रेसिया में। सुनो मेरी बात, 2 क्वेश्चन ध्यान से सुनना। डबल सेक्स साइन, डबल सेक्स साइन, डबल सेक्स साइन और डबल बबल साइन, दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। डबल बबल साइन और डबल सेक्स साइन। डबल बबल साइन ऑन एक्सरे या यूएसजी? ऑन एक्सरे। एक्सरे के ऊपर जो बच्चे का पीडियाट्रिक जो एब्डोमेन है, एब्डोमेन में डायफ्राम के जस्ट नीचे, डबल डायफ्राम के नीचे 2 ब्लैक कलर के, अर्थात क्या दिखेंगे आपको? आपको पता है जब भी आपने चेस्ट एक्सरे कराया तो आपको लंग्स कौन से कलर के दिखते हैं? ब्लैक कलर के दिखते हैं आपके सामने। और रिब्स कौन से कलर में दिखती है? व्हाइट कलर में दिखती है, क्योंकि बोन्स की डेंसिटी ज्यादा होती है तो व्हाइट में दिखती है एक्सरे पर। और एयर होती है वो कौन से कलर में दिखती है बेटा?
ब्लैक कलर में दिखती है। तो डबल बबल साइन ऑन एक्सरे बच्चे के एब्डोमेन में डायफ्राम के नीचे जस्ट बिलो डायफ्राम के नीचे में यदि डबल बबल साइन, डबल एयर के जो साइन होते हैं वो किसके अंदर देखने को मिलते हैं, याद रखना, डूडेनल अट्रेसिया। डूडेनल अट्रेसिया का मतलब डूडेनम आगे जाकर क्या हो चुकी है, अर्थात खत्म हो चुकी है, डूडेनल अट्रेसिया हो गया। अट्रेसिया मतलब काम की नहीं रही कोई पार्ट, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, अट्रेसिया। नॉन डेवलपमेंटल में रह गए तो डूडेनल अट्रेसिया में कौन सा साइन आता है, डबल बबल साइन। लेकिन कभी पूछे डबल सेक साइन इन किस में दिखता है बेटा, प्रेगनेंसी में दिखता है। किस में दिखता है, प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी में जब सोनोग्राफी करोगे, प्रेगनेंसी में जब सोनोग्राफी करोगे, लोअर पार्ट की पेल्विस की सोनोग्राफी करोगे तो दो कैविटी दिखती है आपको। एमनियोटिक फ्लूइड में दो कैविटी दिखती है और एक का नाम होता है बेटा एमनियोटिक कैविटी और दूसरी का नाम होता है बेटा योक सैक कैविटी। कौन सी होती है साइंटिस्टों, योक सैक कैविटी। तो क्वेश्चन आया हुआ है, चार बार क्वेश्चन पूछा, डबल सैक साइन में जो डबल सैक साइन किस किस कैविटी के लिए होता है, तो आप बोलोगे सर एमनियोटिक कैविटी के लिए होता है और किसके लिए होता है, योक सैक साइन। तो योक सैक कैविटी के लिए होता है। तो डबल बबल साइन तो किसमें दिखता है, प्रेगनेंसी में। और डबल सैक साइन, तो सैक मतलब योक सैक और एमनियोटिक सैक, तो डबल सैक साइन तो किसमें दिखता है, प्रेगनेंसी में। और डबल बबल साइन किसमें देखने को मिलता है बेटा, डूडेनल अट्रेसिया में देखने को मिलता है। देख सकते हो आप, आपके सामने ही है बेटा, दैट इज द डबल बबल साइन। इधर देख लो, यहां पर डबल बबल साइन। डबल बबल साइन किसमें देखने को मिलता है, आपके सामने डबल बबल साइन किसमें देखने को मिलता है बेटा, आपके सामने डबल बबल साइन, दैट इज द किसके अंदर देखने को मिलता है बेटा, डूडेनल अट्रेसिया। डबल बबल साइन किसमें देखने को मिलता है बेटा, डूडेनल अट्रेसिया। डूडेनल अट्रेसिया में देखने को मिलता है। अच्छे क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझना आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंटिन्यूअस ड्रूलिंग इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। यदि बच्चे के मुंह से ड्रूलिंग हो रही है, ड्रूलिंग का मतलब होता है एक्सेसिव सलाइवेशन अर्थात थ्रू एंगल ऑफ माउथ का ड्रूलिंग। कई बार फेशियल पाल्सी का जो पेशेंट होता है, फेशियल पाल्सी के पेशेंट में भी आपको क्या देखने को मिलता है, अर्थात एक्सेसिव ड्रूलिंग देखने को मिलती है। या किसी के अंदर कोलिनर्जिक हार्मोन ज्यादा मात्रा में बढ़ जाए, एस्टाइल कोलिन ज्यादा मात्रा में बढ़ जाए, तो कोलिनर्जिक हार्मोन भी क्या करता है, सिक्रेशंस अर्थात ज्यादा कराता है, स्वेटिंग करा देगा, सलाइवेशन करा देगा, ये सारी चीजें। तो क्वेश्चन आ जाए, कंटिन्यूअस ड्रूलिंग इमीडिएटली आफ्टर बर्थ इंडिकेट द ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला को बताता है। इसका मतलब टीएफ को बताता है, ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला। सर व्हाट इज द मीन ऑफ द फिस्टुला। फिस्टुला का मतलब होता है एबनॉर्मल ओपनिंग। नॉर्मली आप सभी को पता होना चाहिए, नॉर्मली बॉडी में ये ट्रैकिया होती है आगे, और पीछे से कौन जाती है बेटा, ईसोफेगस। ईसोफेगस किसमें खुलती है, एब्डोमेन में। एब्डोमेन किसमें जाता है, ईसोफेगस किसमें खुलती है, स्टोमक में। और स्टोमक किसमें जाता है, इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, इंटेस्टाइन के पार्ट में जाता है। लेकिन कभी कभी इन दोनों के बीच में एबनॉर्मल कनेक्शन बन जाता है। किस किस के बीच में, ये तो है आपकी ईसोफेगस, और इसका मतलब है आपके सामने ट्रैकिया। ये क्या चीज है, ट्रैकिया। तो ये जो बीच का कनेक्शन है इसको बोलते हैं टीईएफ। एक होता है टीओएफ और एक होता है टीईएफ। तो टीओएफ और टीईएफ में अंतर समझना। टीएफ का मतलब है ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला, टीओएफ का मतलब है टेट्रालॉजी ऑफ फैलट्स। क्या नाम है, टेट्रालॉजी, एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन द ट्रैकिया और ईसोफेगस। तो आप सोचो जो एयर आएगी वो कहां पर जाएगी, ईसोफेगस में जानी चाहिए, जबकि उसको अर्थात किसमें, ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकास, सेकेंडरी ब्रोंकास, टर्सरी ब्रोंकास, एल्वोलाई में जानी चाहिए, लंग्स में। वो एयर इसमें पास होगी, और जो इसके कंटेंट है, ईसोफेगस के कंटेंट है, बच्चा जो ब्रेस्ट मिल्क कर रहा है तो वो यहां जाएगा और क्या करेगा बेटा, एक्सेसिव ड्रूलिंग कराएगा। तो एक्सेसिव ड्रूलिंग इज प्रेजेंट इन द ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला। ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला जो बच्चों को टीएफ पाया जाता है, जिन बच्चों को ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला पाया जाता है उसमें 3C साइन प्रेजेंट होते हैं। 3C साइन का मतलब होता है साइनोसिस, choking and clubbing. 3C sign are present in also is the ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला में प्रेजेंट होते हैं। इसमें 3C साइन में क्या क्या देखने को मिलेगा आपको, बच्चा हाइपोक्सिया में जाएगा तो साइनोसिस, नेल्स वेल्स कैसे हो जाएंगे, ब्लू हो जाएंगे। साथ में चोकिंग, क्योंकि आपका जो कंटेंट है वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, एक फूड की नली को क्रॉस कर रहा है, एक एयर की नली को क्रॉस कर रहा है, तो चोकिंग होगी। और साथ में क्लबिंग, आप सभी जानते हैं क्लबिंग क्या होता है। क्लबिंग जो नेल बेड एंगल होता है, इसका एंगल यदि 160 डिग्री
डिग्री से ज्यादा हो जाए, नॉर्मली 160 डिग्री से कम रहता है नेल बेड एंगल। और नेल बेड एंगल का यदि एंगल नेल बेड का है, नेल का बेड के साथ, बेड मतलब जिसमें नेल लगे हुए हैं उंगली के अंदर, नेल बेड का एंगल 160 से आगे, इस तरह से आगे की तरफ पैरट बीक अपीयरेंस ले ले, ऐसे पैरट बीक अपीयरेंस ले ले, तो ये किसको बताता है आपके सामने, तो नेल बेड ये किसको बताता है, क्लबिंग। क्लबिंग वहां पर प्रेजेंट होती है जहां पर हाइपोक्सिया के को, जो एनीमिक पेशेंट में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में देखने को मिलता है, साथ में काइलोनाइकिया देखने को मिलता है। व्हाट इज द मीन ऑफ द काइलोनाइकिया? काइलोनाइकिया का मतलब होता है, आप सभी को पता होना चाहिए कि काइलोनाइकिया क्या होता है, स्पून शेप नेल्स, स्पून शेप नेल्स इज कॉल्ड द क्या कहलाते हैं बेटा, काइलोनाइकिया। तो ये दोनों चीज काइलोनाइकिया आपके सामने, क्लबिंग, ये सब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में। तो जहां पर भी ऑक्सीजन की कमी होगी, हाइपोक्सिक कंडीशन, वहां पर दो फैक्टर आपके सामने आ जाएंगे, साइनोसिस और दूसरा कौन सा आ जाएगा बेटा, क्लबिंग। तो 3C साइन में क्या क्या हो गया आपके सामने, साइनोसिस, चोकिंग और क्लबिंग देखने को मिलता है ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला में। नेक्स्ट, कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ गैंग्लियन सेल, नाम आते ही खत्म हो जाता है मेरा क्वेश्चन। कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ द गैंग्लियन सेल, गैंग्लियन, व्हाट इज द मीन ऑफ द गैंग्लियन? पीएनएस के अंदर जो न्यूरॉन होते हैं उसके ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं, गैंग्लियन। तो वो बोल रहा है कंजेनाइटल एब्सेंस हो जाए गैंग्लियन सेल का मतलब ए गैंग्लियोनिक, क्या पूछ रहा है, ए गैंग्लियोनिक मतलब बचपन से ही नर्व सप्लाई खत्म हो गई, किसकी, इन द सबम्यूकोजल एंड मेजेंट्रिक प्लेक्सस की, अर्थात ऑफ द डिस्टल इंटेस्टाइन, इज नोन एज द हिर्च स्प्रिंग डिजीज। हिर्च स्प्रिंग डिजीज क्या होती है आप सभी को पता होना चाहिए, हिर्च स्प्रिंग डिजीज, आपके पास क्वेश्चन कई बार आता है, हिर्च स्प्रिंग डिजीज क्या होती है, इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहली बात ए गैंग्लियोनिक मेगाकोलोन, इसका दूसरा नाम है ए गैंग्लियोनिक मेगाकोलोन। इसका मतलब जो मेगाकोलोन है, जो सबम्यूकोजल और म्यूकोजल पार्ट इंटेस्टाइन है, उसकी नर्व सप्लाई खत्म हो गई, इसका मतलब उसकी मोटिलिटी एब्सेंट होगी, नर्व सप्लाई नहीं है तो मोटिलिटी क्या हो जाएगी, एब्सेंट। तो ऐसा बच्चा बचपन में पैदा होते ही कॉन्स्टिपेशन में जाएगा, इसका मतलब कॉन्स्टिपेशन में गया, इसका मतलब इसको 24 घंटे में फर्स्ट स्टूल पास करना चाहिए था, लेकिन आज नर्व सप्लाई नहीं है, इसलिए मैकोनियम एब्सेंट होता है। मैकोनियम अर्थात एब्सेंट आफ्टर 24 आवर, या शुरू के जो 24 घंटे होते हैं, या शुरू में जो फर्स्ट स्टूल पास होता है वो क्या होता है बेटा, एब्सेंट होता है। तो कोई पूछ ले हिर्च स्प्रिंग डिजीज क्या होता है, तो आप बोलना एक गैंग्लियोनिक मेगाकोलोन होता है। इसका मतलब नर्व सप्लाई खत्म, मोटिलिटी एब्सेंट। जब किसी जीआईटी की मोटिलिटी खत्म हो जाएगी तो आगे नहीं बढ़ेगा, तो स्टूल नहीं पास होगा, तो कॉन्स्टिपेशन की शिकायत। बच्चों में कॉन्स्टिपेशन का मतलब मैकोनियम पास नहीं करेगा। यदि बच्चा मैकोनियम पास नहीं करता शुरू के 48 घंटे के अंदर, तो दैट इज द हिर्च स्प्रिंग डिजीज इन द न्यूबॉर्न। हर चीज को ध्यान से समझो, आपके मजा आएगा हर चीज के बारे में पढ़ने में, आपको नॉलेज होगा कि किस तरह से हमारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट, हाइपोकैलेमिक, 4 बार क्वेश्चन आया है सेंटर लेवल में, क्वेश्चन आया है, यदि हाइपोकैलेमिक मेटाबॉलिक एल्कलोसिस इज द क्लासिक इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बेस इंबैलेंस ऑफ पाइलोरिक स्टेनोसिस। 4 बार क्वेश्चन सेंटर में आया है कि पाइलोरिक स्टेनोसिस का पेशेंट है, सर व्हाट इज द मीन ऑफ द पीएस? सर पीएस का मतलब है पाइलोरिक स्टेनोसिस। आप सभी जानते हो पाइलोरिक किसका पार्ट है बेटा, स्टोमक का पार्ट है। ये इसोफेगस है, ये स्टोमक है। स्टोमक के पार्ट कौन कौन से होते हैं, कार्डियक पार्ट होता है, स्टोमक का बॉडी पार्ट होता है आपके सामने, और यहां पर कौन सा पार्ट होता है आपके सामने, पाइलोरस। कौन सा होता है बेटा, पाइलोरस। एंट्रम और पाइलोरस ये पार्ट होते हैं किसके बेटा, इंटेस्टाइन के। स्टोमक के 4 पार्ट होते हैं, स्टोमक के 4 पार्ट आपके सामने है। कार्डिया पार्ट, कार्डिया फर्स्ट पार्ट है जिसमें इसोफेगस आके खुल रही है, बॉडी पार्ट, एंट्रम पार्ट, और आपके सामने कौन सा पार्ट है बेटा, पाइलोरस पार्ट। तो क्वेश्चन था पाइलोरिक स्टेनोसिस, जो पाइलोरस है ये किसमें खुलेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, डुडेनम, जजुनम, इलियम, जानते हो सब, डुडेनम, जजुनम। तो ये किसमें खुलेगा, फर्स्ट पार्ट ऑफ डुडेनम में। ये किस में जाके खुलना चाहिए, फर्स्ट पार्ट ऑफ डुडेनम में, अर्थात डुडेनम के अंदर खुलना चाहिए इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट है। लेकिन यहां पर क्या हो गया, ध्यान से सुनना, यहां पर क्या हो गया, पाइलोरिक स्टेनोसिस, हाइपरट्रोफिक। तो इसके पाइलोरिक जो पाइलोरस पार्ट है, ये पाइलोरस पार्ट की जो मसल्स है इतनी हाइपरट्रोफी कर लेती है, इतनी मोटी हो जाती है कि इसकी जो ल्यूमेन है वो सकड़ जाती है, इसकी ल्यूमेन छोटी हो जाती है। इस डिजीज को बोलते हैं पाइलोरिक स्टेनोसिस। पाइलोरिक स्टेनोसिस का सबसे मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर क्या है, What is the most clinical feature of the pyloric stenosis? What is the most clinical feature of the pyloric stenosis? हाँ भाई बच्चों बताइए, What is the most clinical feature of the pyloric stenosis? Most clinical feature of pyloric stenosis. Pyloric stenosis का most clinical feature क्या होता है,
पाइलोरिक स्टेनोसिस, पाइलोरिक स्टेनोसिस। तो आप आंसर में बोलोगे सर प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। क्या होता है बेटा? प्रोजेक्टाइल, क्योंकि आगे की तरफ फूड जा ही नहीं रहा तो क्या मिलेगा आपको? प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग देखने को मिलेगा। द मोस्ट क्लिनिकल फीचर ऑफ पाइलोरिक स्टेनोसिस इज द प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। क्या देखने को मिलेगा बेटा? प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग देखने को मिलेगा। सर क्वेश्चन आता है कई बार कि विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, क्वेश्चन सेंटर में 4 बार पूछा गया है, क्वेश्चन सेंटर में 4 बार आया है। विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज प्रेजेंट इन पाइलोरिक स्टेनोसिस, हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस प्रेजेंट होता है? कई बार क्वेश्चन आया है, इतनी बार आया हुआ है कि जिसकी कोई हद नहीं है बेटा। ध्यान रखना, पाइलोरिक स्टेनोसिस, पाइलोरिक स्टेनोसिस का कौन सा होता है? तो आंसर में सीधा बोलोगे आप सर प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग हो रही है। सर क्या हो रही है? प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग हो रही है। सर बार बार प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग हो रही है, इसका मतलब बच्चा हाइपोकैलेमिक में जा रहा है, तो डिफेक्ट कौन सा हो जाएगा? हाइपोकैलेमिक। साथ में एसिडिक नेचर कम हो रहा है, इसका मतलब एल्कलाइन बढ़ रहा है, तो आंसर में आएगा हाइपोकैलेमिक, हाइपोकैलेमिक, हाइपोकैलेमिक और साथ में एल्कलोसिस। क्या बोलोगे बेटा? हाइपोकैलेमिक एल्कलोसिस दिखाई देगा आपको। कई बार क्वेश्चन आया सेंटर लेवल में, स्टेट लेवल में कई बार क्वेश्चन आया। देख लो इधर आपके सामने, हाइपोकैलेमिक मेटाबॉलिक एल्कलोसिस इज द क्लासिकल इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बेस बैलेंस। क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट का मतलब तो आ गया हाइपोकैलेमिक और एसिड बेस का मतलब आ गया एल्कलोसिस। तो क्लासिकल एग्जाम्पल कौन सा आता है बेटा आपके सामने? हाइपोकैलेमिक एल्कलोसिस। प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग आ गया बेटा, ये भी प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग इज द फीचर ऑफ द हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया पाइलोरस पार्ट की ल्यूमेन कैसी होगी? नैरो हो गई, नैरो हो गई तो खाना आगे जा ही नहीं रहा, फूड आगे नहीं जा रहा, तो पीछे की तरफ प्रेशर लगाएगा, स्टोमक का प्रेशर बढ़ता जाएगा, स्टोमक अर्थात इसोफेजियल स्फिंक्टर पर प्रेशर लगाएगा, इसोफेजियल स्फिंक्टर से फेरिंग्स में जाएगा और फेरिंग्स से ओरोफेरिंग्स के थ्रू क्या आ जाएगा बेटा? बाहर आ जाएगा। तो प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग इज द फीचर्स ऑफ द टू थिंग्स। फर्स्ट आपके सामने मेनिंजाइटिस और दूसरे नंबर पे कौन होता है बेटा? हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। दोनों में प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग देखने को मिलती है। यस, अच्छा क्वेश्चन। ड्रग ऑफ चॉइस, ड्रग ऑफ चॉइस टू ट्रीट स्कैबीज। कभी नाम सुना है क्या कभी किसी ने? स्कैबीज क्या होता है? स्कैबीज नाम सुना है क्या कभी किसी ने? स्कैबीज क्या होता है? सुनना बेटा, ध्यान से समझो। स्कैबीज एक माइट्स होती है। पहली बात तो सबको पता होना चाहिए कि जो स्कैबीज होती है, स्कैबीज एक माइट्स होती है। माइट्स ये क्या काम करती है? ये माइट्स क्या करती है? ब्यूरो बनाती है। ब्यूरो, ब्यूरो मतलब अर्थात ऐसे ब्यूरो बनाती है, अर्थात ब्यूरो बनाती है इन ग्रू में। कहीं ब्यूरो मतलब होता है छेद बनाना, जैसे चूहा ब्यूरो बना के रहता है, जो स्नेक है वो ब्यूरो बना के रहता है। तो ब्यूरो इन अर्थात ग्रू, जो हमारी बॉडी की छोटी छोटी स्किन के बीच की जगह होती है, इनमें ब्यूरो बनाती है, इनमें ब्यूरो बनाती है। तो जो स्कैबीज होती है, जिन पर्सन को स्कैबीज होती है, इनको सीवियर ईचिंग होती है। सीवियर क्या होती है बेटा? ईचिंग। सीवियर ईचिंग होती है इन होल बॉडी, होल बॉडी, पूरी बॉडी पर सीवियर ईचिंग होती है और ज्यादातर ग्रूव्स में होती है। पैर के जो ग्रू है, जो फिंगर्स के बीच के, जो टॉयज के बीच के ग्रू है, तो उनमें आपके सामने टार्सल, मेटाटार्सल जो होती है जहां पे। तो इसके अलावा हाथ के अंदर क्या हो गया? तो हाथ के अंदर क्या होगी? सीवियर इचिंग होगी। ये इचिंग लेके आएंगे। ये दूसरी बात ध्यान से सुनना कि कई बार क्वेश्चन आता है कि स्कैबीज होती है, जो स्कैबीज होती है वो क्या होती है बेटा? माइट्स होती है। माइट्स छोटी छोटी माइट्स होती है और ये ब्यूरो बना के रहते हैं ग्रू में। ये पेशेंट आपको कैसे कंप्लेन करेगा? ये पेशेंट बोलेगा यदि किसी को लाइक दिस जेनाइटेलिया के आसपास होती है, यहां पर हो रही है, इसका मतलब तो उसको रिंग वर्म इन्फेक्शन है। यदि उसको ग्रू में हो रही है, एक्जिला में हो रही है, तो आप समझो। और आपको साथ में स्पेशल देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर क्या है बेटा? अलग ही रिंग वर्म का अर्थात राउंड आपको पैटर्न दिख जाएगा, राउंड रेडनेस दिख जाएगी। दैट इज द टीनिया, दैट इज द टीनिया। बट ये जो पेशेंट होते हैं स्कैबीज वाले, बट ये जो पेशेंट होते हैं स्कैबीज वाले, उनके बारे में अच्छे से सुनो। जो स्कैबीज वाले पेशेंट होते हैं, ये कहते हैं सर पूरी बॉडी पे खुजली चलती है। हम कहते हैं नाइट में ज्यादा चलती है। यस, सीवियर ईचिंग इन नाइट, ज्यादातर एट नाइट टाइम, मेनली नाइट में सोते टाइम चलती है इन लोगों को खुजली। तो अपन क्या बोलते हैं, जब इचिंग चलेगी तो अपना काम क्या होता है? अपन उससे पूछते हैं, हिस्ट्री लेते हैं कि यार तेरे को दिन में चलती है, नाइट में? वो बोलते हैं सर चलती तो सब दोनों टाइम है, पर नाइट में तेज हो जाती है। इसका मतलब माइट्स अपना काम कर रही है नमी के टाइम पे। दूसरी चीज सर, ऐसे पर्संस को हम जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है, वो एक क्रीम आती है हॉस्पिटल में जिसका नाम है 5% परमेथ्रिन क्रीम। कौन सी देते हैं बेटा?
5% परमेथ्रिन क्रीम देते हैं। इसके अलावा और क्या दे सकते हो आप? आपके अलावा इसके अलावा कौन सी क्रीम दे सकते हो? क्लोबिटासोल, बेक्लोमेथासोन और नियोमाइसिन सल्फेट अर्थात बीसीएन क्रीम दे सकते हो। तो आप उसको बोलोगे, आप उसको क्या बोलना है, आपका तरीका क्या होना चाहिए? परमेथ्रिन लगवाने का तरीका होना चाहिए, परमेथ्रिन हमेशा एक क्रीम 5%, जो 5% परमेथ्रिन की जो हॉस्पिटल में क्रीम आती है, वो जो 50 mg की क्रीम आती है, उसको बोलना पूरी क्रीम को पूरी बॉडी पर, गर्दन से नीचे नीचे पूरी बॉडी पर रात को लगा के अच्छे से और पूरी तरह ग्रू के अंदर भी अच्छे से क्रीम को पूरी बॉडी पे लगा के सो जाना है। और सुबह उठते ही सबसे पहले काम आपको क्या कर लेना है? स्नान कर लेना है, क्योंकि दैट इज द डेंजर्स हो सकती है लेकिन बॉडी के नीचे नीचे होनी चाहिए। तो हमेशा नीचे लगाना है। डेंजर कब? जैसे आप बिना नहाए धोए काम कर रहे हो इधर उधर, तो उससे इन्फेक्शन फैल सकता है। खाना भी खा रहे हो तो हाथ में इसके परमेथ्रिन लगा हुआ है, तो इस वजह से अपन उसको सलाह देते हैं कि परमेथ्रिन 5% क्रीम टोटल 2 दिन, अल्टरनेट डे, एक दिन छोड़ के एक दिन, पहले दिन हमेशा लगाने के लिए, फिर दूसरे दिन, और इस तरह से। और साथ में टैबलेट, एक लिवोसिट्राजिन 5 mg की टैबलेट दे देते हैं, आपके सामने लिवोसिट दे देते हैं। सर इंपॉर्टेंट चीज क्या है? परमेथ्रिन क्या है? एंटीमाइट है। क्या है? एंटीमाइट्स। तो ये इसके बीच वाली जो माइट है उसको क्या कर देती है बेटा? मार देती है। तो परमेथ्रिन क्रीम अपन परमेथ्रिन और जहां पर पूरी बॉडी पर, और दूसरी क्रीम दिन में लगाने के लिए बोलेंगे बीसीएन, और अपने यहां पर बीसीएन वहीं पर लगाने के लिए बोलेंगे जहां पर ईचिंग हो रही है। जबकि परमेथ्रिन का मतलब ये होता है पूरी बॉडी पर जो होता है वो पूरी बॉडी पर, गर्दन के नीचे नीचे लगाई जाती है, पूरी बॉडी पर ग्रू में ज्यादा अच्छे से पूरी क्रीम को, एक क्रीम पूरी कर देते हैं एक ही दिन में खत्म। दूसरी चीज क्या है? आपके सामने उस पेशेंट को आपको बोलना है हाइजीनिक रहने के लिए, आपको बोलना है उसके जो बिस्तर है उसमें माइट्स है, तो उन बिस्तरों को सुखा के और धूप में सुखा दे, मतलब धोकर धूप में सुखा दे, अच्छे से वॉश करके, अर्थात 72 आवर्स तक धूप के अंदर सूखे रहने दे, या 72 आवर्स तक, मतलब डेली 3 दिन डे में सुखाए, फिर उसके बाद क्यों काम मिले, तो हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन रहती है। तो याद रखना, ड्रग ऑफ चॉइस टू ट्रीट स्कैबीज को ट्रीट करने की यंगर चिल्ड्रन में कौन सी होती है बेटा? 5% अर्थात परमेथ्रिन होती है। इसके अलावा बेंजोइल पेरोक्साइड के लोशन भी आते हैं, बहुत सारी चीजें आती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अपने गवर्नमेंट सप्लाई में जो सबसे ज्यादा मात्रा में और सबसे बेस्ट रिजल्ट, 1 नंबर का रिजल्ट है भाई इसका, 5% परमेथ्रिन इन द स्कैबीज। फ्रीक्वेंट स्वेलिंग इन द साइन ऑफ द हेमरेज इन चाइल्ड हु अंडरवेंट टॉन्सिलेक्टोमी। आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द मीन ऑफ द टॉन्सिलेक्टोमी। टॉन्सिलेक्टोमी का जो पेशेंट होता है उसमें बार बार स्वेलिंग इज ए साइन ऑफ द हेमरेज का साइन है। याद सुना, फ्रीक्वेंट स्वेलिंग इज ए साइन ऑफ द swallowing is a sign of the hemorrhage in the child who underwent टॉन्सिलेक्टोमी। यदि कोई बच्चा टॉन्सिलेक्टोमी में और बार बार अर्थात किसी चीज को निकल रहा है, बार बार टॉन्सिल को इरिटेट कर रहा है, तो प्राइमरी हेमरेज हो जाता है। तो प्राइमरी हेमरेज यदि 24 घंटे के अंदर होता है तो उसको प्राइमरी हेमरेज बोलते हैं, और यदि 24 घंटे के टॉन्सिलेक्टोमी के 24 घंटे के बाद ब्लीडिंग होती है तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? सेकेंडरी हेमरेज। तो कभी क्वेश्चन आ जाए टॉन्सिलेक्टोमी का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, तो आप बोलना हेमरेज। क्या होगा बेटा? हेमरेज। टॉन्सिलेक्टोमी जब भी करते तो पर्सन की जो गर्दन है उसको ध्यान से समझना बेटा, पर्सन की जो गर्दन है उसको इस तरह से, अर्थात गर्दन को एक्सटेंडेड नेक रखते हैं। एक्सटेंडेड नेक का मतलब है कि गर्दन इस तरह से है ताकि टॉन्सिलेक्टोमी करने की जो पोजीशन होती है, टॉन्सिलेक्टोमी की जो पोजीशन होती है उसमें गर्दन अर्थात एक्सटेंडेड होती है। जो नेक है वो कैसी होती है बेटा? एक्सटेंडेड होती है, और इस पोजीशन को बोलते हैं बेटा रोज पोजीशन। क्या बोलते हैं? रोज पोजीशन। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि रोज पोजीशन किस ऑपरेशन के दौरान दी जाती है, तो आंसर में देना बेटा टॉन्सिलेक्टोमी। तो टॉन्सिलेक्टोमी की पोजीशन का नाम क्या होता है बेटा? रोज पोजीशन। कौन सी होती है? रोज पोजीशन। चलिए हम आपके सामने बात कर रहे हैं ड्रग ऑफ चॉइस इन ट्रैकोमा। सर ट्रैकोमा, बहुत तगड़ी बात बोल रहा हूं, ट्रैकोमा। एक क्वेश्चन आया हुआ है, विच सेफ स्ट्रेटेजी इज गिवन फॉर विच डिजीज सेफ स्ट्रेटेजी किस डिजीज के लिए दी जाती है? तो आंसर में बोलना बेटा सेफ स्ट्रेटेजी, आंसर में बोलना बेटा ट्रैकोमा। कौन सी डिजीज के लिए होती है? ट्रैकोमा। ट्रैकोमा इज द बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द आईज। तो ट्रैकोमा के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी देते हैं बेटा? सेफ स्ट्रेटेजी इज, याद रखना बेटा, किसके लिए दी जाती है बेटा? ट्रैकोमा। किसके लिए दी जाती है? ट्रैकोमा के लिए दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट, मैं आगे जब आपको कुछ पार्ट पढ़ाऊंगा, मैं कुछ लेक्चर्स लेके आऊंगा, उनमें सेफ की फुल फॉर्म बताऊंगा आपको। अभी आपको आज सर्च करके रखनी है। आज सेफ स्ट्रेटेजी इज गिवन फॉर ट्रैकोमा, ये मैंने बता दिया। सेफ की फुल फॉर्म क्या है वो आप बताओगे मुझे नेक्स्ट टर्म पर जब भी हम आपसे मिलेंगे। यस यस, कल और परसों 2 दिन मैं एब्सेंट रहूंगा, हो सकता है तुम्हारी क्लास कोई और ले, समझ रहे हो ना। कल और परसों मैं आउट ऑफ रहूंगा बेटा, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फ्रीक्वेंट स्वेलिंग इज ए साइन ऑफ द हेमरेज इन चाइल्ड हु अंडरवेंट, किस में जाता है बेटा, टॉन्सिलेक्टोमी। तो टॉन्सिलेक्टोमी की पोजीशन का नाम क्या है बेटा, आपके सामने रोज पोजीशन। कौन सी पोजीशन है, रोज पोजीशन। ड्रग ऑफ चॉइस इन ट्रैकोमा, याद रखना ट्रैकोमा की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, टेट्रासाइक्लिन। टी फॉर ट्रैकोमा, टी फॉर टेट्रासाइक्लिन, टी फॉर ट्रैकोमा और टी फॉर टेट्रासाइक्लिन। तो याद रखना ड्रग ऑफ चॉइस इन द ट्रैकोमा फॉर चिल्ड्रन इज द ओरल टेट्रासाइक्लिन ड्रग, अर्थात कौन सी बेटा, ओरल टेट्रासाइक्लिन ड्रग इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चलिए टेट्रासाइक्लिन है क्या सर, टेट्रासाइक्लिन ब्रॉड एंटीबायोटिक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। व्हाट इज द मीन ऑफ द ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ऐसी एंटीबायोटिक जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर भी काम करे और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पर भी काम करे, उसे बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन इज द कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन इन्फेंट, और प्रेगनेंसी में भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। टेट्रासाइक्लिन इज द कॉन्ट्राइंडिकेटेड, अभी तो इन्फेंट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं पीडियाट्रिक पढ़ा रहा हूं। टेट्रासाइक्लिन इज द इंडिकेटेड इन द प्रेगनेंसी में भी। इन्फेंट एंड द यंग चिल्ड्रन में क्या होती है बेटा, क्या होती है बेटा, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। कई तरह की डिजीजेज का कॉम्प्लिकेशन देती है, बहुत सारी, अर्थात ये गम्स को भी बढ़ा देती है। तो ये क्या चीज है बेटा, टेट्रासाइक्लिन सेफ ड्रग नहीं है। नेक्स्ट, पहले आप देखते हो तो पहले जब होता था, तो पहले जब बच्चों के आईज में इंफेक्शन हो जाते थे, जब आप छोटे थे तो घर वाले एक कैप्सूल लाके आइज के अंदर डाल देते थे, जिसे आप बोलते थे टेरामाइसिन कैप्सूल। उससे पहले टेरामाइसिन से पहले टेट्रासाइक्लिन के आते थे, तो वो ऑक्यूलर मैनिफेस्टेशन करने लग गए थे। इस वजह से आज जो ड्रग आई है वो सिफेलोस्पेरिन ग्रुप के लिए, जिसका नाम है, आप सभी जानते हैं जिसका नाम, कौन सी ड्रग है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप आती है आजकल। पहले आप कैप्सूल डालते थे, एक कैप्सूल में पूरी आइज सही, क्योंकि उसके अंदर टेट्रासाइक्लिन। फिर पता लगा टेट्रासाइक्लिन के कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, तो फिर टेरामाइसिन के कैप्सूल आ गए। टेरामाइसिन के भी कॉम्प्लिकेशन आए, तो आज सिप्रोफ्लॉक्सासिन 0.5% की ईयर और आई ड्रॉप, उसको ईयर में भी डाल सकते हो, आई में भी डाल सकते हो, दोनों में काम आती है। ईयर और आई ड्रॉप काम आती है, 0.5% की कौन सी आती है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन काम आती है, उसको यूज ले सकते हो। टू एडमिनिस्टर ईयर ड्रॉप, यदि बच्चों में ईयर ड्रॉप डालनी है इन चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ द 3 साल के कम, तो पुल द पिन्ना, यदि आपको ईयर ड्रॉप डालनी है तो बच्चे के पिन्ना को नीचे की तरफ खींचना है और पीछे की तरफ खींचना है, जिससे आइज जो ईयर है, आइज नहीं ईयर की जो कैनाल है वो बिल्कुल क्या हो जाती है, स्ट्रेट हो जाती है। तो कैसे कैसे खींचना है आपको, डाउनवर्ड और बैकवर्ड, पीछे की तरफ, डाउनवर्ड और बैकवर्ड। तो डाउनवर्ड और बैकवर्ड कहते हैं। इन एडल्ट में जो पिन्ना विल बी होल्ड अपवर्ड एंड बैकवर्ड। और एडल्ट में कैसे करते हैं अपन पिन्ना को, यदि पिन्ना को ऊपर की तरफ और पीछे की तरफ, और बच्चों में नीचे की तरफ, क्योंकि बच्चों की जो कैनाल होती है वो स्ट्रेट बैकवर्ड पर होती है। हमारी कैनाल जो होती है, जिसको एक्स्ट्रा ऑडिटरी कैनाल कहते हैं, जो अंदर की तरफ जा रही है, आपको पता है एक्सटर्नल ईयर 2 ही चीज से मिलकर बना होता है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल प्लस ईयर पिन्ना। कैनाल जो अंदर जा रही है, तो आपको पता है ना, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर, 3 पार्ट होते हैं ईयर के। एक्सटर्नल ईयर में 2 ही चीज आती है, जो अंदर जो कैनाल जा रही है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, EAC, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, प्लस साथ में कौन होता है बेटा, ईयर पिन्ना होता है। तो इनके ईयर पन्ना को किधर पुश करना होता है और एडल्ट में किधर, जरूर याद रखना। यस सर। नेक्स्ट, अदर नेम ऑफ द म्यूकोक्यूटेनस लिम्फ नोड सिंड्रोम इज द कावासाकी डिजीज। कावासाकी जो डिजीज होती है, कावासाकी डिजीज एक मल्टी ऑर्गन डिसऑर्डर है, मल्टी ऑर्गन अर्थात स्किन डिसऑर्डर है, एक तरह से स्किन डिसऑर्डर है, मल्टी ऑर्गन डिसऑर्डर है, याद रखना। अदर नेम ऑफ द म्यूकोक्यूटेनस लिम्फ नोड, इसका दूसरा नाम क्या है बेटा, म्यूकोक्यूटेनस लिम्फ नोड सिंड्रोम। किसे बोलते हैं बेटा, कावासाकी डिजीज। ध्यान से देखना बेटा, दैट इज द कावासाकी डिजीज। कावासाकी डिजीज, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। डायग्नोस्टिक फीचर्स ऑफ द कावासाकी डिजीज, ये इस बच्चे को कावासाकी डिजीज है। इसकी आइज रेड आइज मिलेगी आपको। इसकी जो लिम्फ नोड है, जो भी एक्सिलरी लिम्फ नोड है, जो भी आपके सामने कैरोटिड लिम्फ नोड है, वो सारी स्वेल मिलेगी। इसके अलावा कोरोनरी आर्टरी एन्यूरिज्म देखने को मिल सकता है। इसके अलावा
पीलिंग ऑफ द स्किन अराउंड फिंगर नेल्स, और अर्थात फिंगर नेल्स जो होते हैं यहाँ से नेल्स के अराउंड जो स्किन है वो उतर उतर के जाती है, इसकी पीलिंग होती है, उसकी स्वेलिंग होती है, एंड द इरिथ्रीमा पाम और सोल में स्वेलिंग पाई जाती है। ड्राई, ये बहुत ज्यादा पूछा गया है कावासाकी डिजीज के अंदर। रेड, ड्राई और क्रैकल्ड लिप्स मिलते हैं आपको। क्रैकल्ड लिप्स मतलब लिप्स पर अर्थात छोटे छोटे क्रैकल्स मिलेंगे आपको। इन्फ्लम्ड टंग में इन्फ्लामेशन मिलेगा। वाइड स्प्रेड रस मिलेंगे, अर्थात पूरी बॉडी पर रसेज रहेंगे। क्या रहेंगे? रसेज रहेंगे। और फीवर आएगा, मोर देन 5 दिन से ज्यादा फीवर आएगा। ये किसका है बेटा? कावासाकी डिजीज। तो कावासाकी डिजीज द मल्टी ऑर्गन डिसऑर्डर, अर्थात मल्टी ऑर्गन, हार्ट भी इन्वॉल्व है, टंग भी इन्वॉल्व है। इसका मतलब एक तरह से मसल्स भी इन्वॉल्व है, टंग इन्वॉल्व है, तो इधर स्किन भी इन्वॉल्व है, फीवर भी आ रहा है, तो मल्टी ऑर्गन डिसऑर्डर है, जिसे बोलते हैं कावासाकी डिजीज। क्या बोलते हैं बेटा? कावासाकी डिजीज। यस। टोडलर, टोडलर किसे बोलते हैं? 1 से 3 साल वाले को टोडलर। एंड द प्री स्कूल बोलते हैं 3 से 6 साल वाले को। तो टोडलर एंड प्री स्कूल आर मोर प्रोन टू एक्सीडेंटल पॉइजनिंग। आप सभी को पता है मोस्ट कॉमन पॉइजनिंग बच्चों में जो पाई जाती है उसका नाम है केरोसिन पॉइजनिंग। कौन सी होती है? केरोसिन। तो एक्सीडेंटल पॉइजनिंग ड्यू टू देयर क्यूरोसिटी एंड द डिजायर टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, अर्थात ये क्या करते हैं? खेलते कूदते रहते हैं, अपने हर नई चीज पर एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो टोडलर और प्री स्कूल बच्चे मोर प्रोन होते हैं फॉर द पॉइजनिंग के लिए। किसके लिए प्रोन होते हैं बेटा? पॉइजनिंग के लिए। डैमेज कॉज्ड, अच्छे से समझना क्वेश्चन को। डैमेज कॉज्ड बाय द लेड पॉइजनिंग। लेड पॉइजनिंग इज इरिवर्सिबल इन द सीएनएस। सीएनएस के अंदर जब लेड डिपॉजिट होने लग जाता है, लेड जब सीएनएस में डिपॉजिट होने लग जाता है तो ब्रेन का जो फंक्शन गया वो वापस लौट के नहीं आएगा, तो इरिवर्सिबल होता है सीएनएस। बट इन द ऑल अदर बॉडी सिस्टम, लेकिन ऑल अदर बॉडी में डैमेज इज द रिवर्सिबल होता है, क्योंकि हमारे पास चिलेटिंग एजेंट होते हैं। चिलेटिंग एजेंट कभी भी अर्थात ब्लड ब्रेन बैरियर को पार करके ब्रेन में नहीं जाता है, इसलिए लेड डिपॉजिट इन द ब्रेन इज द इरिवर्सिबल। और बाकी डेफेरोक्सामाइन ये जो सारे होते हैं जो चिलेटिंग एजेंट होते हैं, जो आयरन पॉइजनिंग को अर्थात आयरन टॉक्सिसिटी को कम करते हैं, ये पीएनएस में काम करते हैं, सीएनएस में काम नहीं करते हैं। ये क्वेश्चन पढ़ाते पढ़ाते आप समझ भी गए होंगे कि फोलिक एसिड हेल्प करता है इन द प्रिवेंशन ऑफ द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इन फीटस। मैं दोनों डोज बता चुका हूं आपको, डायग्नोस्टिक डोज क्या होती है और मतलब प्रिवेंटिव डोज कौन सी होती है, थेरेपेटिक डोज कौन सी होती है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को रोकने के लिए फोलिक एसिड को विटामिन B9 के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, नर्स नीड टू मेजर हेड एंड एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस, अर्थात इन ए न्यूबॉर्न विद द नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, यदि नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस है और उसको जिसको एक वर्ड में बोल सकता हूं, नॉन कम्युनिकेटिव का मतलब होता है कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं बीच में ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, तो नॉन कम्युनिकेटिव को ऐसे बोल सकता हूं ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस। ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस है तो हेड का साइज बढ़ेगा, साथ में यदि आपने संट डाला है और संट ढंग से काम कर रहा है, और साथ में किसका एसाइटिस अर्थात सीएसएफ के अंदर जो पेरिटोनियल फ्लूइड है उसका साइज बढ़ेगा। इसलिए नर्स को अर्थात किसमें बेटा? ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस के पेशेंट में इसको बोल सकता हूं मैं ऑब्स्ट्रक्टिव। नॉन कम्युनिकेटिंग को बोल सकता हूं बेटा ऑब्स्ट्रक्टिव, मतलब कम्युनिकेट नहीं कर रहा, मतलब बीच में कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है। ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस में हेड सर्कमफेरेंस और चेस्ट वो एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस दोनों का वैल्यू क्या होने लग जाता है बेटा? बढ़ने लग जाता है। हैज ए वेंट्रो पेरिटोनियल संट इंसर्टेड टू मॉनिटर द फंक्शन ऑफ द संट, अर्थात आप संट के अर्थात यदि ढंग से काम नहीं कर रहा है तो आप वीपी संट लगा सकते हो, या वीपी संट का, क्योंकि मैंने आपको 2 चीज बताई थी। वीपी संट की 2 चीज इंपॉर्टेंट है, एक का नाम है इन्फेक्शन और दूसरा का नाम है उसका क्या होना बेटा? और क्या होना बेटा? ऑब्स्ट्रक्शन। तो 2 चीज कॉम्प्लिकेट मतलब नॉर्मली देखी जाती है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ द वीपी सेंट इज द इन्फेक्शन ऑफ द वीपी सेंट, इन्फेक्शन, और दूसरा नंबर पे आपके सामने कौन सा आता है? आपके सामने कौन सा आता है बेटा? इसका ऑब्स्ट्रक्शन। क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द मेनिंजाइटिस दैट अफेक्ट चिल्ड्रन लेस देन 5 ईयर। मोस्ट कॉमन जो टाइप होता है मेनिंजाइटिस का जो अफेक्ट करता है बच्चों में 5 साल से कम बच्चों में, जो मोस्ट कॉमन मेनिंजाइटिस होता है वो कौन सा होता है बेटा? बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। कौन सा होता है? बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। लास्ट टर्म पर मैंने आपको बैक्टीरिया बताए थे जो कौन कौन से हैं जो मेनिंजाइटिस में बच्चों को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, मेनिंगोमाइलोसिल। लास्ट टर्म पर भी बताया था, अभी भी वापस बता रहा हूं। मेनिंगोमाइलोसिल इज ए सैक लाइक प्रोट्रूजर कंटेनिंग मेनिंजीज, सर्प, सीएसएफ और साथ में न्यूरल एलिमेंट, अर्थात मेनिंगोमायोसिल। दोनों चीज को मेरे ध्यान से पढ़ना। इट इज ए स्पाइनल डिफेक्ट, स्पाइनल बाइफिडा डिफेक्ट, स्पाइनल बाइफिडा अकल्टा और स्पाइनल बाइफिडा, अर्थात आपके सामने जो क्वेश्चन है, तो मैंने बोला था यदि स्पाइनल कॉर्ड का कंटेंट बाहर निकल रहा है, मेनिंजीज बाहर आ रही है, साथ में मसल्स का टुकड़ा बाहर आ रहा है, साथ में न्यूरल कंटेंट बाहर आ रहे हैं जिसमें सीएसएफ भरा हुआ है, तो लेकिन बाहर से यदि अपारदर्शी है मतलब
ट्रांसलूसेंट है, नॉट ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट है। तो आप ट्रांसलूसेंट, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो ट्रांसलूसेंट है, तो ट्रांसलूसेंट जिनके अंदर होता है वो क्या होता है, मेनिंगोमाइलोसील। मायो मतलब मसल्स वाला पार्ट भी है, बाहर से नहीं दिखाई दे रहा। यदि किसी के अंदर यहां पर एक न्यूरल टिश्यू बाहर आया हुआ है वर्टिब्रल डिफेक्ट से, और न्यूरल टिश्यू आर पार दिख रहा है, उसके अंदर क्या क्या कंटेंट है, इसका मतलब उसको मेनिंगोसील है। अब की बार माइलो वर्ड नहीं आएगा, मेनिंगोसील उनमें आता है जिनमें ट्रांसपेरेंट सब कुछ दिखता है कंटेंट अंदर का, और जिनके कंटेंट नहीं दिख रहा, केवल टफ्ट ऑफ एयर्स दिख रहे हैं, और साथ में ये दिख रहा है कि एक आउटडेटेड पाउच है जो जो अर्थात क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है, और उस पाउच में कुछ ना कुछ कंटेंट है लेकिन बाहर से नहीं दिख रहा। तो वो कंटेंट किस में जाएगा, मेनिंगोमायोसील में। किस में जाएगा, मेनिंगोमायोसील के अंदर। नेक्स्ट, इमीडिएट नर्सिंग केयर फॉर ए चाइल्ड विद मेनिंगोमायोसील। यदि किसी बच्चे को मेनिंगोमायोसील है तो उसको पेट केबल सुलाना भाई, उसको स्पाइनल कॉर्ड बैक केबल नहीं सुनाना है। मेनिंगोमायोसील इज द अप्लाइंग स्टेराइल मॉइस्ट नॉन एडरेंट ड्रेसिंग करो टू द सैक टू प्रिवेंट द अर्थात ब्रेकेज एंड ड्राइनेस ऑफ द सैक। सैक ड्राई ना हो जाए, बाहर से एयर लग रही है तो कोई ड्राई ना हो जाए, इसलिए अपन उसकी क्या करते हैं, मॉइस्ट पैकिंग करते हैं, अर्थात उसकी ड्रेसिंग करते हैं, और एब्डोमेन अर्थात प्रोन पोजीशन में सोने की सलाह देते हैं। बैक पोजीशन में सोने की सलाह कभी भी नहीं देते हैं। किसके अंदर बेटा, मैंने सुपाइन नहीं सोने की सलाह देंगे। जो मेनिंगोमाइलोसील का अर्थात जो पेशेंट है उसको प्रोन पोजीशन की सलाह देते हैं, अर्थात प्रोन पोजीशन किसकी सलाह देंगे, प्रोन पोजीशन एडवाइज करेंगे, नॉट सुपाइन पोजीशन, क्योंकि कंटेंट प्रेस हो जाएगा, दब जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से, पुलिसमैन टिप डिफॉर्मिलिटी। पुलिसमैन टिप डिफॉर्मिलिटी हैंड कंडीशन इज द नोन एज द इरप्स पाल्सी। आप सभी जानते हैं जो एरप्स पाल्सी होता है, एरप्स पाल्सी, और एक का नाम होता है क्लम्प के पाल्सी। क्लम्प के पाल्सी, क्लम्प के पाल्सी, आप सभी सुन लो बेटा ध्यान से। क्लम्प के पैरालिसिस और जो एरप्स पाल्सी होता है, एरप्स पाल्सी किसकी वजह से होता है, अपर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी। अपर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी। ब्रेकियल प्लेक्सस का जो अपर ट्रंक है उसकी इंजरी की वजह से, अपर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी। अपर जो एरप्स पाल्सी का मतलब होता है ब्रेकियल प्लेक्सस, आपको मैंने लास्ट टर्म पर पढ़ाया है, C5 C6 C8 C7 C8 और T1 5 से मिलकर बना होता है स्पाइनल नर्व से। तो ये आपके पास में C5 और C6 मिलकर क्या बनाते हैं बेटा, अपर ट्रंक बनाते हैं। C5 और C6 मिलकर क्या बनाते हैं, अपर ट्रंक। इसकी इंजरी हो जाए तो एरप्स पाल्सी हो जाता है। एरप्स पाल्सी में पुलिसमैन टिप डिफॉर्मिलिटी देखने को मिलती है, पुलिसमैन टिप डिफॉर्मिलिटी देखने को मिलती है। लास्ट टर्म पर देख सकते हो मेरा लेक्चर, जो भी आपको देखने को मिल जाएगा कहीं ना कहीं, मेरे इन 60-65 जो लेक्चर्स हैं इनमें आपको देखने को मिल जाएगा। क्लम्प के पाल्सी, सर क्लम्प के पाल्सी क्या होता है, सुनना बेटा। क्लम्प के पाल्सी में लोअर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस, लोअर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस, ब्रेकियल प्लेक्सस के लोअर ट्रंक की इंजरी की वजह से, लोअर ट्रंक ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस की इंजरी की वजह से जो होता है उसे हम बोलते हैं क्लम्प के पाल्सी। तो सर इसमें जो आप समझ रहे हो, इसका जो मोस्ट कॉमन फीचर आता है वो आता है बेटा क्लो हैंड। क्या आता है, क्लो हैंड। क्लो हैंड दो ही जगह देखने को मिलेगा, या तो अल्नर नर्व पाल्सी में, सुन लेना क्वेश्चन मेरे एक एक वर्ड सुन लेना, जो वर्ड तुम्हारे सामने बोल रहा हूं। क्लो हैंड आपके सामने कहां देखने को मिलेगा, आपको अल्नर नर्व पाल्सी में, और कहां देखने को मिलेगा बेटा, आपको क्लम्प के पाल्सी में। किसमें देखने को मिलेगा, क्लम्प के पाल्सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पुलिसमैन टिप डिफॉर्मिलिटी कंडीशन को किस नाम से जानते हैं बेटा, एरप्स पाल्सी। नेक्स्ट, या एरप्स पॉइंट की इंजरी को क्या बोलते हैं, एरप्स पाल्सी। एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन पायरोडोक्सिन, पायरोडोक्सिन मतलब विटामिन B6 की एक्सेस हो जाए या कमी हो जाए, लीड टू पेरिफेरल न्यूरोपैथी करवाती है। अर्थात ये बैलेंस रहना चाहिए, ना एक्सेस होना चाहिए। इसलिए मैंने बताया था कल, आइसोनियाजिड जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है उसके साथ में पायरोडोक्सिन इसलिए देते हैं क्योंकि जो आइसोनियाजिड है वो विटामिन B6 को यूज करती है मेटाबॉलिज्म में। तो विटामिन B6 की बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाएगी तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, इसलिए उसको बचाने के लिए आप क्या देते हैं बेटा, विटामिन B6 देते हैं। पॉजिटिव कर्निक साइन और ब्रुडजेस की साइन, पॉजिटिव कर्निक साइन और ब्रुडजेस की साइन एंड नकल रिजिडिटी इज द साइन ऑफ द मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस के 3 साइन होते हैं, नकल रिजिडिटी, नकल को जैसे ही गर्दन को फ्लेक्स करते हैं पेन होता है, नकल में रिजिडिटी आ जाती है। मेनिंजाइटिस में हम यही देखते हैं, यदि किसी को मेनिंजाइटिस है तो गर्दन को फ्लेक्स कराने पर दर्द होता है, तो हम समझ जाते हैं इसका CSF कल्चर भेज दो, इसका अर्थात L3 L4 से CSF कल्चर लेके अर्थात CSF कल्चर के लिए भेज दो, अर्थात लंबर पंचर करो। तो लंबर पंचर में आ जाता है कि मेनिंजाइटिस है या नहीं है। तो पॉजिटिव कर्निक साइन,
ब्रुडजेस की साइन और नकल रिजिडिटी, ये तीनों किसके साइन है बेटा? आपके सामने मेनिंजाइटिस। अभी मैंने पढ़ाया था आपको इरप्स पाल्सी। इरप्स पाल्सी में जो पेशेंट होता है वो इस तरह से होता है, पुलिसमैन टिप डिफॉर्मिलिटी, जैसे कोई रिश्वत ले रहा हो, पुलिसमैन टिप डिफॉर्मिलिटी। पुलिसमैन टिप डिफॉर्मिलिटी में क्या होता है? इस तरह से बेटा। पुलिसमैन टिप डिफॉर्मिलिटी में जो पीछे की तरफ ऐसे हाथ करके जैसे कोई रिश्वत ले रहा हो, इसे बोलते हैं पुलिसमैन टिप डिफॉर्मिलिटी। इधर देखिए आपके सामने, दैट इज द पुलिसमैन टिप डिफॉर्मिलिटी, दैट इज द पुलिसमैन टिप डिफॉर्मिलिटी। आप देखो ये इरप्स पाल्सी का पेशेंट है, ये एरप्स पाल्सी का पेशेंट है। इस एरप्स पाल्सी के पेशेंट में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? अफेक्टेड आईलिड ड्रूप अर्थात टोसिस देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वाली जो मसल्स है वो नीचे की तरफ, जो अपर आईलिड है वो नीचे की तरफ गिर जाती है, क्योंकि अपर ट्रंक की इंजरी हुई है। अपर ट्रंक की इंजरी हुई है, मेनली एक्सिलरी नर्व की इंजरी हुई है। तो इंजरी होने से क्या होगा? टोसिस देखने को मिलेगा। करते हैं, मैं जो आपसे बात कर रहा था उस बात का नाम था एरप्स पॉइंट। एरप्स पॉइंट आप देखिए बेटा, एरप्स पॉइंट के बारे में बात कर रहा था। एरप्स पॉइंट में आपको टोसिस देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको मैंने बताया था अपर ब्रेकियल प्लेक्सस की इंजरी हुई है, तो टोसिस। साथ में जो अफेक्टेड आर्म है, जो अफेक्टेड, मान के चलो इस वाले हाथ में पुलिसमैन टिप डिफॉर्मिलिटी हुई है, इस वाले हाथ का ब्रेकियल प्लेक्सस की इंजरी हुई है, तो ये वाले हाथ की जो मसल्स है वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी? एट्रोफी, सूख जाएगी, थिन हो जाएगा। इसकी मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस कम मिलेगी, और इसकी कैसे देखने को मिलेगी? ज्यादा देखने को मिलेगी। तो ध्यान से सुनना, ये देखो ये वाली इस वाले हाथ की ज्यादा है और इसकी थोड़ी कम हो गई है। साथ में वेटर्स टिप और इंपॉर्टेंट टिप, जैसे कोई वेटर टिप ले रहा हो पीछे से, मालिक देखना ले, वेटर टिप डिफॉर्मिलिटी ऑफ द अफेक्टेड रिस्ट, दैट इज द, ये क्या कहलाता है बेटा आपको? अर्थात शोल्डर आगे की तरफ निकला हुआ, हाथ अंदर की तरफ इस तरह से घुमा हुआ और पीछे की तरफ घुमा हुआ, इसे बोलते हैं वेटर स्ट्रिप डिफॉर्मिलिटी। इज प्रेजेंट इन द एरप्स पाल्सी वाले पेशेंट में देखने को मिलता है। साथ में पीछे की तरफ की बात करूं तो थोड़ी जो एरप्स पॉइंट जो आपके सामने सर्वाइकल वर्टिब्री है वो थोड़ी सी मिड लाइन से थोड़ी सी डिफेक्ट हो जाती है, इसको बोलते हैं स्कोलियोसिस। तो आपने तीन चीज देखा होगा, काइफोसिस, स्कोलियोसिस देखा है। काइफोसिस में पीछे की तरफ निकल जाता है कुबड़, उसे बोलते हैं काइफोसिस। और यदि टेढ़ा हो जाए, मिड लाइन से शिफ्ट हो जाए, तो उसे अपन बोलते हैं स्कोलियोसिस। तो स्कोलियोसिस देखने को मिलेगा। साथ में बर्ड विंगिंग ऑफ द अफेक्टेड स्पेकुला, जिस हाथ का डिफॉर्मिलिटी होगी उसकी जो स्केपुला है, क्योंकि शोल्डर आगे घूम गया तो स्केपुला बाहर की तरफ निकल जाएगी, इसे बोलते हैं विंगिंग ऑफ स्केपुला। कभी क्वेश्चन आ जाए विंगिंग ऑफ स्केपुला किस नर्व की पाल्सी की वजह से होती है, आंसर में देखना लॉन्ग थोरेसिक नर्व। क्वेश्चन सुन लो, तुमको लिखना है, मेरे वर्ड सुन लो। क्वेश्चन आ जाए कभी विंगिंग ऑफ स्केपुला इज रिलेटेड टू विच नर्व, आंसर में बोलना लॉन्ग थोरेसिक नर्व, नर्व नंबर 7, लॉन्ग थोरेसिक नर्व। फेशियल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, फेशियल की बात नहीं कर रहा हूं, लॉन्ग थोरेसिक नर्व, सीधा बोल देना आप तो। लॉन्ग थोरेसिक नर्व की इंजरी की वजह से होता है, और लॉन्ग थोरेसिक नर्व का दूसरा नाम होता है बेल्स नर्व। कौन सी होती है? बेल्स नर्व। क्या नाम है? बेल्स नर्व। तो लॉन्ग थोरेसिक नर्व में यदि इंजरी हो जाए या बेल्स नर्व में इंजरी हो जाए, बेल साइंटिस्ट ने खोजी थी इसलिए बेल्स नर्व में इंजरी, तो विंगिंग ऑफ स्केपुला बाहर की तरफ दिखेगा। साथ में लंबर स्कोलियोसिस, और लंबर वाली जो वर्टिब्रा है वो भी मिड लाइन से थोड़ी सी आगे निकल जाएगी, लंबर वर्टिब्रा। दूसरी बात मैंने आपसे की थी पिछली इस पर कि मेनिंजाइटिस के अंदर कर्निक साइन और ब्रुडजेस की साइन देखने को मिलता है। आप सभी जानते हैं, ये आपके सामने आप देख सकते हो, दैट इज द, आपको थोड़ा बहुत क्लियर, थोड़ा कम दिख रहा होगा लेकिन फिर भी दिख रहा होगा कि जब भी आप यहां पर देखोगे, हम यदि रेजिस्टेंस देंगे एक कर्निक साइन और ब्रुडजेस की साइन में हम क्या करते हैं, यदि किसी पेशेंट की गर्दन को फ्लेक्स करते हैं तो वो पैर मोड़ता है, इनवॉल्यूंटरी हिप एंड नी फ्लेक्शन करता है। आपका अधिकार नहीं है, आपने कहा ही नहीं उसको पैर मोड़ो, लेकिन जैसे ही गर्दन को करते हैं तो अपन क्या होता है, उसका जैसे ही गर्दन को फ्लेक्स करते हैं, नेक फ्लेक्स करते हैं, वैसे ही हिप और नी भी फ्लेक्स हो जाते हैं अपने आप। इसको बोलते हैं ब्रुडजेस की साइन। क्या बोलते हैं? ब्रुडजेस की। क्वेश्चन आ जाता है कई बार, ब्रुडजेस की साइन। और ये कौन सा है बेटा? आपके सामने कर्निक साइन। कर्निक साइन में अपन क्या करते हैं, पैर को ऊपर करने के बाद जैसे ही अपन नीचे लेने के लिए बोलते हैं तो अपने आप पैर को अर्थात क्या करता है, फ्लेक्स करता है, या इसे अपन किस नाम से बोलते हैं बेटा? कर्निक साइन। क्या बोलते हैं? कर्निक। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, दोनों पर डायग्राम दे देता है और पूछ लेता है मेनिंजाइटिस के इस साइन का नाम बताइए, गर्दन मोड़ के दिखाता है। सबसे ज्यादा फेवरेट डायग्राम ये है उनका, सबसे ज्यादा। तो आंसर में ब्रुडजेस की साइन, और इसका नाम क्या है बेटा? कर्निक साइन। क्या नाम है? कर्निक साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
टुडे सेकंड लास्ट पीपीटी, ध्यान से समझना। ब्रुडजेस्की साइन में क्या होता है बेटा, देख लो बेटा, ब्रुडजेस्की साइन में हिप और नी क्या होता है, टू फ्लेक्स व्हेन द नेक इज द फ्लेक्स। जब नेक को, गर्दन को फ्लेक्स करते हैं तो हिप और नी क्या हो जाता है बेटा, फ्लेक्स हो जाता है। इसको बोलते हैं ब्रुडजेस्की साइन। कर्निक साइन क्या होता है, इनएबिलिटी टू स्ट्रेट द लेग, लेग को स्ट्रेट नहीं कर पाता। जैसे ही अपन ने कहा कि हिप को फ्लेक्स कर, उसने हिप को फ्लेक्स कर लिया। हिप को मतलब फ्लेक्स करने का मतलब है उसने जो हिप है, जो अपना जो थाई है, उसको पेट की तरफ मोड़ लिया, और हम कह रहे हैं अब पैर सीधा कर, तो पैर सीधा नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि कर्निक साइन प्रेजेंट होता है किसके अंदर बेटा, किसके अंदर प्रेजेंट होता है, मेनिंजाइटिस में। तो इनएबिलिटी टू स्ट्रेट द लेग व्हेन द हिप इज द फ्लेक्स टू 90 डिग्री। यदि किसी का हिप 90 डिग्री पर फ्लेक्स है, तो 90 डिग्री मतलब जिस तरह से हिप बॉडी से, इस तरह से, ये मेरी बॉडी में सीधा सो रहा हूं यहां पर, और ये मेरे अर्थात क्या है, मेरी थाई है, और इसके बाद में ये मेरी लेग्स है, ये मेरी लेग्स है। तो मैं उसको क्या बोलूंगा कि मैं उसको बोलूंगा कि थाई को 90 डिग्री पर रखने के बाद पैर को सीधा करता हूं, पैर को नीचे लटका के ही रखेगा, पैर को सीधा नहीं कर पाएगा, स्ट्रेट नहीं कर पाएगा। इसे बोलते हैं कर्निक साइन। इधर देख सकते हो पीछे, इधर देख लो, इसको अपन सीधा रखने के लिए बोलेंगे तो ये ऊपर नहीं कर पाएगा, सीधा स्ट्रेट नहीं कर पाएगा। अपन बोलेंगे इसको ऐसे कर, सीधा कर, इस पैर को बिल्कुल सीधा कर, तो नहीं कर पाएगा। दैट इज कॉल्ड द कर्निक साइन। क्या कहलाएगा? कर्निक साइन। नेक्स्ट, हाँ बेटा, टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट बचपन से पढ़ रहे हो अब तो, अब मेरे साथ। TOF, टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट इज द साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। मोस्ट कॉमन साइनोटिक हार्ट डिजीज इज द tetralogy of fallot. Most common congenital heart disease, ventricular septal defect. Most common एसाइनोटिक हार्ट डिजीज, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। कुछ ना दिया जाए, साइनोटिक एसाइनोटिक, तो आंसर क्या देना, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। साइनोटिक दे तो टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट, एसाइनोटिक दे तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के बारे में बात आपसे करते हैं। टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट इज कंजेनाइटल हार्ट डिजीज विच इंक्लूड 4 डिफेक्ट। सबको पता है कौन कौन से, ओवरराइडिंग ऑफ आयोर्टा, पल्मोनरी स्टेनोसिस, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट और राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, RVF, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। इन चारों को मैंने एक अलग लेक्चर लिया है, पूरा नाम है लेक्चर का, मेरे इन लेक्चरों में लेक्चर का नाम है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ पीडिया, कार्डियोवैस्कुलर ऑफ द पीडिया। उसमें टेट्रालॉजी है फैलोट और उसकी बेसिक समरी मैंने आपको समझाई हुई है, आप उसे पढ़ सकते हैं। दैट इज, अब पढ़ें इसको, पढ़ाएं। इसका नाम है थैंक यू। समझ रहे हो मेरी बात? तो थैंक यू मतलब लास्ट स्लाइड ऑफ टुडे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत कि आप सब मेरे साथ बने रहे। आपको बहुत सारी चीज सीखने को मिलती है, नई चीजें। ये तो मैं आपका एक रिवीजन करवा रहा हूं हॉल में। जिन बच्चों ने कुछ पढ़ा हुआ है, कभी कभी कहीं ना कहीं पर कोचिंग ली है और काम की चीजें जो सिलेक्शन करा सकती है, जो इतने सारे रजिस्टर पढ़ने से अच्छा है कि मेरे 100 लेक्चर पढ़ के चले जाओ। इतने ज्यादा रजिस्टर पढ़ने से अच्छा मेरे 100 लेक्चर्स पढ़ के चले जाओ। किसी ने टेस्ट पेपर दिया क्या अभी तक? किसी भी बच्चे ने टेस्ट पेपर दिया अभी तक? किसी को कोई दिक्कत आई क्या? टेस्ट पेपर आराम से इजीली खुल गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं आई ना? थैंक यू।